Hello everyone, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start chapter 6th International Organizations of 12th Political Science. ये 12th Political Science की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का 6th चैप्टर है और अभी 2021 के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नेम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जगह यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन रखा गया है। तो अभी जो नेम चेंज हुआ है बट कंटेंट में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, क्योंकि मेनली इस चैप्टर में हम यूनाइटेड नेशंस और इसकी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज आपको पहले से ही है कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं या क्यों बनाई गई हैं या इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत क्यों है। कि जैसे किसी कंट्री में कोई भी मतलब वॉर जैसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं या वहाँ पे लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं या एक स्टेट और दूसरी स्टेट के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी कोई बात छिड़ जाती है या कोई कन्फ्लिक्टिंग इशू आ जाता है, तो उसको रिजॉल्व करने में के लिए उस कंट्री में जुडिशरी सिस्टम होता है। लाइक डिफरेंट लेवल की कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और इसके अलावा वहाँ पे कोई लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन कि जो पूरी कंट्री को रन करता है, प्रॉपर मैनर से ऑर्गेनाइज करता है। तो ये तो एक कंट्री की बात हुई। ऐसे ही वर्ल्ड में डिफरेंट बहुत सारी कंट्रीज हैं, डिफरेंट है, और उन सारी कंट्रीज को प्रॉपर मैनर से ऑर्गेनाइज करना कि अगर डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कोई वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उनके कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज को कैसे पीसफुल मैनर से रिजॉल्व कराया जाए, तो उसके लिए बनाई गई हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूनाइटेड नेशन यानी यूएनओ एक बहुत बड़ी संस्था है। तो फर्स्ट रीजन है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प विद मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस, कि कोई भी युद्ध से रिलेटेड कोई भी मैटर्स हैं तो वहाँ पे यूएनओ जो है वो डिफरेंट कंट्रीज की हेल्प करती है और पीसफुल मैनर से उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। सेकेंड, दे हेल्प कंट्रीज कॉपरेट टू मेक बेटर लिविंग कंडीशंस, की डिफरेंट जो भी मेंबर स्टेट्स हैं, अलग अलग जो कंट्रीज हैं यूएन की, तो उनको हेल्प करती है कि कैसे एक दूसरे को आपने कॉपरेट करना है और कैसे लिविंग कंडीशन सबकी जो है इम्प्रूव होनी चाहिए। एंड दे हेल्प मेंबर स्टेट रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स पीसफुली, और जितने भी यूएन के मेंबर स्टेट हैं यानी जितने भी मेंबर्स हैं तो सभी कंट्रीज को ये हेल्प करती है कि कैसे आपने अपने झगड़ों को पीसफुल मैनर से सॉल्व करना है। इसके अलावा बहुत सारी ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक डिजीज, ग्लोबल वार्मिंग, राइज इन सी लेवल की, जैसे प्रेजेंट टाइम में कोविड-19। तो इसके लिए सभी कंट्रीज लगी हुई हैं। जिस कंट्री में सबसे पहले वैक्सीनेशन आएगी तो वो पूरे वर्ल्ड में सारी कंट्रीज को प्रोवाइड करने की धीरे धीरे मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगी। उसके बाद है कि ग्लोबल वार्मिंग कोई एक कंट्री की समस्या नहीं है, पूरे वर्ल्ड की, यानी सभी कंट्रीज इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। राइज इन सी लेवल यानी जो समुद्र का पानी का जो लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और सारा पानी फिर वो समुद्र में जा रहा है। तो ये एक सभी कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा डेंजर है। इसके अलावा ये बहुत सारे जैसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी और फिर यूएन की फॉर्मेशन हुई। अब बहुत सारी कंट्रीज जैसे यूएनओ सबको गाइड करता है, हेल्प करता है, सिखाता है कि कैसे सभी कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे की हेल्प करें, जिसमें सब लोगों की लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हों। तो सभी कंट्रीज रिकॉग्नाइज तो करती हैं कि हाँ हमें कोऑपरेट करना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए और आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, बट हाउ टू शेयर द कॉस्ट ऑफ कोऑपरेटिंग। अब आपको पता है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है तो बहुत सारी कॉस्ट होती है उसकी, यानी खर्चा बहुत आता है। तो यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसी संस्था को चलाने के लिए कितना ज़्यादा खर्चा आता होगा। तो सभी कंट्रीज ये सोचती हैं कि भी कैसे इनकी कॉस्ट को हम शेयर करें एंड हाउ टू मेक श्योर दैट बेनिफिट ऑफ कोऑपरेटिंग जो है दैट विल बी शेयर, कि जो भी इसके बेनिफिट होंगे, ठीक है, इस संस्था के, तो वो भी सभी कंट्रीज में प्रॉपर मैनर से जो है वो शेयर किए जाएंगे। एंड हाउ टू इंश्योर अदर्स दैट डू नॉट चीट द एग्रीमेंट, कि जो भी कंट्री के मतलब यूएन के मेंबर कंट्रीज हैं, मेंबर स्टेट हैं,
वो किसी भी एग्रीमेंट को लेके चीट नहीं करेंगे। तो इनके लिए क्या चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस की। अब यूएन एक ऐसी संस्था है जो हेल्प करता है, यहाँ पे बहुत सारी नई नई इंफॉर्मेशंस देता है, इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज देता है दैट हाउ टू कॉपरेट, कि कैसे कॉपरेट करना है, एंड इट कैन प्रोवाइड मैकेनिज्म, रूल्स एंड ए ब्यूरोक्रेसी टू हेल्प मेंबर्स। तो सभी लोगों के जो भी डाउट्स हैं इसको लेके भी, कैसे जो है इसका खर्चा कौन उठाएगा, या इसके बेनिफिट क्या सिर्फ एक कंट्री को मिलेंगे या सबको मिलेंगे, इन सारी प्रॉब्लम्स को यानी सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए यूएन ने प्रॉपर मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है और प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं जो सभी मेंबर स्टेट्स को फॉलो करने हैं। इसके अलावा एक ब्यूरोक्रेटिक पूरा सिस्टम है जो डिफरेंट कंट्रीज की आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब आपकी इस बुक में चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में 2 कार्टून्स गिवन है जिसमें कि ये बताया गया है कि इजराइल ने लेबनान के ऊपर 2006 में अटैक किया था। ठीक है, वहां पर कुछ मतलब टेररिस्ट था और टेररिज्म को खत्म करने के लिए ये अटैक किया गया था। लेबनान क्राइसिस है 2006 में, बट यूएन का मेन मोटिव क्या है, वॉर को रोकना। बट इस समय वो इस युद्ध को, इस अटैक को रोक नहीं पाया। तो ये में क्या दिखाता है, इनइफेक्टिवनेस ऑफ यूएन। तो ये दोनों कार्टून क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि यूएन इस समय इनइफेक्टिव रहा। इसके बाद जो है यहाँ पर 3 कोटेशंस गिवन है, क्योंकि इस चैप्टर में कहीं से भी जो है आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये 3 कोटेशंस, इनकी क्या मीनिंग है और ये किसने कही, ये आप अच्छे से सुनेंगे। फर्स्ट है डैग हैमर्सजोल्ड, जो यूएन का सेक्रेटरी जनरल रहा, सेकंड सेक्रेटरी जनरल। इन्होंने कहा द यूएन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव फ्रॉम हेल। कि इन्होंने कहा कि यूएन इसलिए नहीं बना कि हमें कोई स्वर्ग की तरफ लेके जाएगा, बल्कि इसलिए बना है कि हमें वो नरक से बचाएगा। सेकेंड, चर्चिल ने कहा जोजो इज बेटर देन वॉर वॉर। अब बहुत सारी कंट्रीज हैं, ऐसे नेशन स्टेट्स हैं जो ये कहते हैं भी यूएन क्या है, एक ऐसी संस्था है भी जहाँ लोग जाते हैं, बैठते हैं, सभी कंट्रीज के मेंबर्स, जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ चले जाते हैं, जाके वहाँ पे गप्पे मारते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं। तो यहाँ चर्चिल ने कहा कि वॉर से तो अच्छा है कि बैठ के वहाँ पे कुछ बातें करें, कुछ गप्पे मारे वहाँ पर। शशि थरूर ने क्या कहा, इज नॉट इट बेटर टू हैव वन प्लेस वेयर all countries in the world can get together, bore each other sometimes with their words rather than bore holes into the other in the battlefield। उन्होंने कहा कि ये तो एक मतलब अच्छी बात है कि एक दूसरे के साथ बैठ के वहां पे हम बातें करें या एक दूसरे को अपने वर्ड्स से बोर करें। ठीक है, इसकी बजाय ये नहीं कि किसी युद्ध स्थल पर जाके हम एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि मारने से तो अच्छा है अपने वर्ड्स से वहां पे बैठ के किसी को बोर करना। तो ये 3 कोटेशंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ये किसके द्वारा कही गई हैं ये आप अच्छे से लर्न कर लेना। इवोल्यूशन ऑफ यूएन यानी यूएन का विकास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जहां बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया सो दैट कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट कर सके, कि भविष्य में कोई और युद्ध ना हो। बट लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अवॉइड नहीं कर पाया और उसके बाद यूएन वाज फाउंडेड एज ए सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशंस, कि अब लीग ऑफ नेशन का ही सक्सेसर था यूएन। और ये 1 मार्क का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1945 साइनिंग बाय 51 स्टेट्स, कि स्टार्टिंग में जब यूएन बना तो उस समय 51 मेंबर स्टेट्स थे। By 2011 the UN has 193 member states, कि 2011 तक इसके मेंबर्स 193 हो चुके थे। अब इसकी बहुत सारी एजेंसीज हैं और डिफरेंट एरियाज हैं जहां पे वो काम कर रही हैं। फर्स्ट है यहाँ पर एरिया ऑफ वर्क, उसके बाद मैंने यहाँ पर एजेंसीज लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं। एरिया ऑफ वर्क में ऐसी 2 एजेंसीज की, फर्स्ट है यूएन जनरल असेंबली, सेकेंड है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और इनका जो एरिया है जहां पे ये काम कर रही हैं वो है वॉर, पीस एंड कन्फ्लिक्ट, कि डिफरेंट कंट्रीज के बीच में पीस मेंटेन रहे, कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो और कोई भी वॉर ना हो, यानी वॉर को कंप्लीटली अवॉइड करना है। तो ये 2 एजेंसीज हैं। यूएन जनरल असेंबली जिसमें सभी मेंबर स्टेट के पास वोटिंग पावर है
ऑल मेंबर हैव 1 वोट ईच, यानी कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक वे में फंक्शन हो रहा है। सेकेंड एजेंसी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके यहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो हैं यूएसए, रशिया, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। तो ये 5 परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के क्यों बने? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है 1945 में यूएन एस्टैब्लिश हुआ, तो उस समय ये पांचों देश जो हैं ये एज ए इनके पास विक्ट्री साइन था, यानी ये काफ़ी उस समय पॉपुलर थी या बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज थी, ये युद्ध में नहीं हारी थी। तो ये कंट्रीज जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर है। उसके बाद जो सेकंड एरिया है सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज, कि जितने भी वर्ल्ड के सोशली और इकोनॉमिकली इश्यूज हैं उनके ऊपर जो वर्क कर रही हैं एजेंसीज, वो हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस यूएचओ, डब्ल्यूएचओ एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल प्रोग्राम, ठीक है, यानी जो भी यहाँ पर यूनेस्को। तो यहाँ पर ये जो एजेंसीज हैं जो सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज पे काम कर रही हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो ये एग्जाम में इनकी जो है 1 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है कि सेक्रेटरी जनरल जो है ये एक रिप्रेजेंटेटिव हेड है यूएन का, और प्रेजेंट जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरेस। तो ये 1 मार्क का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल जो है यूएन का कौन है? ये 9th सेक्रेटरी जनरल है और ये बनाया गया था 1 जनवरी 2017 में। एंड जो यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल है, जो 9th सेक्रेटरी जनरल है, ही वॉज पीएम ऑफ पोर्तुगल, यानी ये पोर्तुगल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जो 1995 से लेके 2002 तक इन्होंने वहां पर एज ए प्राइम मिनिस्टर वहां पे पोस्ट थी इनकी। उसके बाद ये थे यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज 2005 से 2015 तक। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे 1 मार्क में। तो आज हमने जो भी टॉपिक लिया यूएन की ऑर्गेनाइजेशन की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसकी फॉर्मेशन कब हुई और इसकी कौन कौन सी एजेंसीज हैं और ये किन फील्ड्स पे काम कर रही हैं। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।